हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों अपनी जर्नी को बढ़ाते हैं आगे। आज फिर से हम रेडी हैं एक नए सेशन के लिए। और पिछले सेशन में हमने क्या किया था थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं, जो बच्चे आज नए हैं वो मतलब क्या पढ़ेंगे इस सेशन के अंदर और पहले क्या हो चुका है। देखो, जो बच्चे नीट के लिए, जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं या 11th-12th में भी हैं और अपने तैयारी को बहुत अपर लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं, अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत होती है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक चैप्टर से बेस्ट 100 क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूँ, जो आपके नीट के लिए, जेई के लिए और 12th में बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अब वो जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमने 4 चैप्टर, हर चैप्टर से 100 क्वेश्चन करने होते हैं। 4 चैप्टर हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं और 5th वाला ये चैप्टर हमारा चल रहा है 12th का। और चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर और इसकी पहली वीडियो अपलोड हो चुकी थी और अब आप सेकंड वीडियो पे आ चुके हैं। पहली वीडियो में 1 से लेके 11 तक सवाल थे और आज के क्वेश्चन 12 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं शुरू जर्नी को। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि कॉपी पेन लेके बैठिए। यहाँ पे जो भी आप मतलब पढ़ रहे हैं, जैसे मैं ये सवाल आपके सामने दिया, वीडियो पॉज करके पहले अपने आप से लगाइए, फिर तब देखिए वीडियो को आगे कि उसका आंसर क्या दिया हुआ है या मैंने उसको कैसे करा है। चलो भाई शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 जरा इसको समझते हैं। फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। आपके सामने कुछ केसेस दिए हुए हैं, इनमें नेट डाइपोल मोमेंट निकालना। देखो ये मैग्नेट्स हैं, एक मैग्नेट ये रखी है, एक मैग्नेट ये रखी है, एक देखो ऐसे रखी है, एक इस तरह से रखी है। ठीक है, अब इन दोनों मैग्नेट्स का नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है। अच्छा, आपने क्लास में पढ़ा होगा। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिए, जो भी बच्चे कहीं पे भी पढ़ रहे हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे आके चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन लगा सकते हैं। जो क्लासरूम में आपने पढ़ा होगा वही फॉर्मूले यहाँ पे यूज होते हैं, थोड़ा वो भी रिवाइज हो जाएंगे और साथ में क्वेश्चंस भी लग जाएंगे। चलो अब यहाँ पे बात करें तो ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट का इधर प्लस एम दिया हुआ है, इधर माइनस एम, इसका इधर प्लस एम, इधर माइनस एम। अच्छा, किसी भी मैग्नेट के पास अपना एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। उसकी वैल्यू क्या होती है? उसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो अगर किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है तो उसके एक पोल की स्ट्रेंथ लिख लीजिए पहले, पोल स्ट्रेंथ, और दोनों पोल्स के बीच का गैप लिख लीजिए, दोनों पोल्स के। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ठीक है, तो और उस वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे देखो दो मैग्नेट लगी हुई है। ठीक है, इसकी लेंथ L दे रखी है, इसकी लेंथ 2L दे रखी है। इधर मैग्नेट का प्लस एम माइनस एम, तो माइनस से प्लस की तरफ इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 मान लिया जाए और इसका माइनस से प्लस की तरफ इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2 मान लेते हैं। ठीक है, अब दो मैग्नेट ऐसे लगी हुई है, एक का मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ है, एक का ऐसे है। अगर मैं दोनों मैग्नेट का नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहता हूं तो इन दोनों वेक्टर को मुझे ऐड करना पड़ेगा। m1 नीचे की तरफ है और m2 इस तरफ है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा m नेट। तो ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, दोनों मैग्नेट्स का नेट मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, पहले m1 की वैल्यू निकाल लो, पहली मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट इस वाली मैग्नेट का। तो m1 होगा, दोनों मैग्नेट्स जो हैं, अब मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल पोल स्ट्रेंथ और इनटू में दोनों पोल्स के बीच का गैप L। तो ये पहली मैग्नेट, जो ये मैग्नेट है आपकी वर्टिकल, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया मैंने, पोल स्ट्रेंथ इनटू में दोनों पोल्स के बीच का गैप। दोनों पोल्स के बीच का गैप यहाँ पे कितना दिया हुआ है? देखो ध्यान से, ये L दिया हुआ है। अब ऐसे इसका निकाल लो मैग्नेटिक मोमेंट m2, तो पोल स्ट्रेंथ m और इनटू में दोनों पोल्स के बीच का गैप हो गया 2L। तो ये बन गया 2ml और ये बन गया था ml। अब दोनों को उठाओ, इसमें रख दो। क्यों? क्योंकि m1 और m2 दोनों 90 डिग्री पर ऐड हो रहे हैं। अब दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पर ऐड होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं?
जब भी दो वेक्टर थीटा एंगल पे ऐड होंगे तो उनका रिजल्टेंट निकलेगा अंडर रूट में m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू रख देंगे 0, तो m1 की वैल्यू रख देंगे यहाँ से ml का स्क्वायर, फिर 2ml का स्क्वायर और cos 90 हो जाएगा 0, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी बच्चों 0। ये बन चुका है ml का स्क्वायर, पूरे में से कॉमन ले लो, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो वो ml का स्क्वायर हट जाएगा, ml रह जाएगा, और अंडर रूट में यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर और यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 अंडर रूट 5 ml, दैट इज m नेट। ये m नेट की वैल्यू आ गई आपकी, ये बच्चों m नेट की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करोगे। अब ऐसे इसका निकाल लो, इसका माइनस m से m की तरफ इधर हो गया m1 और इसका इधर हो गया m2, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये 120 डिग्री का एंगल है। तो दो वेक्टर्स, इस बार m1 की वैल्यू भी निकाल लोगे, यहाँ से ml आ रही है ml, और इसमें भी ml आ रही है, और 120 पे एंगल है। अब 120 पे एंगल है, फिर यही फॉर्मूला लगाओगे आप, ये इनका दोनों का रिजल्टेंट बन जाएगा m नेट। कितना आएगा, ये ml ही आ जाएगा, चेक करके देख लो। क्यों? क्योंकि ये ml है, ये ml है। अगर दो सेम लेंथ के वेक्टर्स को 120 डिग्री पे ऐड करते हैं तो जो उनका रिजल्टेंट आता है वो भी सेम वही आता है, तो सेम यही ml ही आएगा। इस फॉर्मूले में रख के देख लेना, बस cos 90 की जगह यहाँ cos 120 कर देना। ठीक है, इसमें चेक करो, इसमें इधर माइनस से प्लस इस तरफ होगा m1, और कितना होगा, पोल स्ट्रेंथ 3m, और बीच में लेंथ हो गई, दोनों पोल्स के बीच की लेंथ हो गई 3l। अब इसका पोल स्ट्रेंथ, इसका भी m1 इधर ही होगा, m2 सॉरी, पर ये m2 होगा कितना, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ 2m, और दोनों के बीच में गैप, दोनों पोल्स के बीच में गैप 2l। इसका भी m इधर ही होगा m3, इसकी पोल स्ट्रेंथ m, और इनटू में दोनों पोल्स के बीच का गैप। तीनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो इनका अगर m नेट निकालोगे तो तीनों ऐड हो जाएंगे एक ही डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में जो वेक्टर होते हैं वो सीधे ऐड हो जाते हैं, तो ऐड हो जाएंगे। ये हो जाएगा, ये कितना हो गया टोटल 9ml, ये कितना हो गया 4ml, सीधे ऐड हो जाएंगे, और ये कितना हो गया ml, तो 9 + 4 14ml आ गया। ये हमारा आंसर आ गया, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। तो बिल्कुल इजी, आसान, कुछ नहीं दिक्कत है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिए मैंने, देखते हैं जरा इनको भी। तो फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस हैं, करते हैं। राइट द करेक्ट आंसर इन द ब्लैंक फील्ड्स। तो ठीक है भाई, पहला फर्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट अलोंग इट्स एक्सिस। कोई बार मैग्नेट है, उसके एक्सिस पे कितना फील्ड होता है। ये थोड़ा सा आपके फॉर्मूले स्ट्रांग हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाले हैं। जैसे ये कोई बार मैग्नेट है और ये स्मॉल साइज की बार मैग्नेट है, और इसकी ये हो गई, ये लाइन हो गई इसकी एक्सिस। अगर इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे यहाँ पे फील्ड पूछा जाए तो कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। तो अगर मान लो इसका इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा m, तो जिधर m होता है उसी डायरेक्शन में एक्सिस पर फील्ड होता है, तो फील्ड इस डायरेक्शन में होगा जिधर m है। और कितना होता था, r डिस्टेंस पे अगर ये है तो μ0/4 पाई 2m/r³, ये फील्ड का डायरेक्शन और वैल्यू दोनों। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा μ0/4 पाई 2m/r³। चलो, पहला आंसर आ गया। फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन इक्विटोरियल लाइन। इसकी इक्विटोरियल लाइन पे फील्ड कितना होता था और किस डायरेक्शन में होता था, m के अपोजिट होता था, इधर। ठीक है, एक्सिस पे तो ये फील्ड है, इक्विटोरियल लाइन पे इसका आधा होता है, तो उसका फॉर्मूला है, ये सब आपने क्लासरूम में पढ़ रखा है,
m अपॉन में r क्यूब। तो इसका आंसर आ गया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m अपॉन में r क्यूब। फिर आगे बढ़ो, फोर्स एंड टॉर्क ऑन बार मैग्नेट इनटू यूनिफॉर्म फील्ड। जब मैग्नेट को, मैग्नेट ये मैग्नेटिक डाइपोल का काम करती है, तो मैग्नेटिक डाइपोल को, ये मैग्नेटिक डाइपोल की एक्सिस पे और ये मैग्नेटिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसी मैग्नेटिक डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म फील्ड में रख दोगे तो कितना टॉर्क लगता था याद करो, और कितनी उसकी एनर्जी होती है। दो चीज पूछिए ना, मैग्नेट, टॉर्क, फोर्स एंड टॉर्क। फोर्स और टॉर्क, फोर्स तो जीरो लगता था जब किसी मैग्नेट को हम, मान लीजिए ये मैग्नेट है, ये इधर लगा हुआ है फील्ड बी, और मैग्नेट रखी हुई है ऐसे, इधर इसका नॉर्थ, इधर साउथ, इधर प्लस एम, इधर माइनस एम। प्लस एम पे इस तरफ फोर्स लगेगा एम इंटू बी, और माइनस एम पे इस तरफ फोर्स लगेगा एम इंटू बी। ठीक है, प्लस एम पे फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, माइनस एम पे फील्ड के अपोजिट लगता है, और कितना लगता है एम बी एम बी। अगर नेट फोर्स कहूँ तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, इस पे इधर है, इस पे इधर है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो जीरो फोर्स आएगा। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ आ जाएगा जीरो। एंड टॉर्क कितना लगता है इस पे, अगर ये थीटा एंगल पे है, बी के साथ थीटा एंगल पे है, तो इस पे टॉर्क लगता था एम बी साइन थीटा। तो ये फोर्स, ये टॉर्क का फॉर्मूला हो गया एम बी साइन थीटा, ये टॉर्क लगता है। तो याद रखिएगा, टॉर्क और फोर्स दोनों, फोर्स होता है जीरो, टॉर्क होता है एम बी साइन थीटा। फिर वर्क डन टू रोटेट ए बार मैग्नेट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये भी बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम मैग्नेट को, बार मैग्नेट को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाएंगे तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स बना लेते हैं, ये बना लिया। तो ठीक है, तो यहाँ पे उस वर्क की वैल्यू क्या होती है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता था, याद करो, वर्क का फॉर्मूला होता था एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। लो जी, तो ये तीनों का मतलब चारों का आंसर आ गया। सीधा सिंपल फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले रिवाइज कराने का तरीका है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से बात करते हैं, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स वाला ही है। इफ ए बार मैग्नेट इज डिस्प्लेस स्लाइटली फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स टाइम पीरियड विल बी। ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें इसने पूछा है कि जब बार मैग्नेट को स्लाइटली मीन पोजीशन से हम उसको हिला देते हैं तो वो किस टाइम पीरियड, देखो जैसे ऐसे मैग्नेट रखी है, इधर फील्ड लगा हुआ है, मैग्नेट हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन में आके रुकती है। अगर हम इसको थोड़ा सा स्लाइटली ऐसे हिला दें तो ये ऐसे 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 ऐसा चम करेगी, ऐसा चम करेगी, ऐसे ऐसे डांस करेगी ये। तो ये जब एक राउंड लगाएगी ऐसे ऐसे एक राउंड, तो उसको राउंड को लगाने में कितना समय लगेगा, उसको कहते हैं उसका टाइम पीरियड। वो हमें कैलकुलेट करना है कि वो टाइम पीरियड इसका कितना होगा। तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वैसे तो वो एसएचएम का सवाल है, एसएचएम में किया जाएगा आपका, लेकिन यहाँ पे भी आप उसको निकाल सकते हैं। मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको एसएचएम में कैसे निकालोगे इसको। देखो ये लगा मैग्नेटिक फील्ड, ये है आपके पास मैग्नेट, ठीक है। अभी फिलहाल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेट को रखा जाता है तो वो हमेशा फील्ड के अलोंग, तो फील्ड के अलोंग इधर साउथ होगा इधर नॉर्थ होगा, ये हो गई फील्ड के अलोंग। अगर आप इस मैग्नेट की एम की डायरेक्शन देखोगे तो साउथ से नॉर्थ की तरफ है, जिधर एम की डायरेक्शन है ये एम है, ये एम है इसका, इधर ही इसका मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, मतलब इधर ही बाहर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। मतलब आप ये समझो, एक मिनट, मैंने आज कैमरे का फोकस सेट नहीं किया था, थोड़ा आगे पीछे हो रहा होगा, ठीक है। अब मैंने सेट कर दिया, अब ये यहीं रहेगा। ठीक आ रहा है कि नहीं, ठीक तो दिख रहा है। चलो
तो बात हो रही थी कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही मैग्नेट की डायरेक्शन है। मैग्नेट की डायरेक्शन किससे देखी जाती है? उससे, एम से। तो उसका एम मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, बी भी इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। जब मैग्नेट के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है तो भाई वो होती है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। मैग्नेट को जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे वो घूम के इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। कौन से इक्विलिब्रियम में? ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब 0 डिग्री का एंगल होता है स्टेबल। जब 180 डिग्री का एंगल होता है, होते ही तब भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन तब होता है अनस्टेबल। ये फिलहाल स्टेबल इक्विलिब्रियम में मैग्नेट हमेशा, कोई भी डाइपोल हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो चाहे मैग्नेटिक डाइपोल हो, मैग्नेटिक फील्ड के या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पसंद करता है कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। कौन से इक्विलिब्रियम में रहे? स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे। तो ये फिलहाल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर एम और बी के बीच में एंगल चेक करोगे तो 0 डिग्री है। ठीक, अब अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे पकड़ के घुमा दें और छोड़ दें तो ये ऐसे 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 रोटेट करती रहेगी मैग्नेट, ऐसे 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 रोटेट करेगी। देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे घुमा दें तो ये इस तरह से रोटेट करेगी। मतलब रोटेट क्या करेगी? इसको कहेंगे एसएचएम करेगी, ऐसे डांस करेगी, डांस करेगी। तो एसएचएम कर रही है, ये बार बार अपने आप को ऐसे ऐसे रिपीट कर रही है, ठीक है। तो इस मोशन को कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये एसएचएम कर रही है, ये अपने आप के अपने या ये कह लीजिए ये अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से कर रही है। अब इसको एक राउंड लगाने में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं इसका टाइम पीरियड। वो कैसे निकाला जाता है? वैसे तो आप एसएचएम में सीखोगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। पहले क्या करो, पहले इसको थोड़ा सा थीटा एंगल तक रोटेट कर दो। इसको कर दिया, थीटा एंगल पे रोटेट करने के बाद अब इसको छोड़ दो। अब देखो इधर है नॉर्थ पोल, तो इस पे इधर फोर्स लगेगा mb। इधर है साउथ पोल, इस पे फोर्स लगेगा mb। ओके, ठीक है। अब यहां से एक काम करो, इसकी लेंथ पूरी मान लेते हैं मैग्नेट की L, इसकी लेंथ मान लेते हैं L। अब एक बात बताओ, टाइम पीरियड निकालने का, इसका एक रोटेशन, मतलब ये जब ऐसे डांस करेगी ये मैग्नेट, तो इसको एक बार रोटेट होने में, मतलब एक पूरा राउंड लगाने में, ऐसे यहां से जैसे मान लो आपने ऐसे छोड़ा इसको, अब ये ऐसे 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 बार बार करती रही, तो एक राउंड इसका जैसे यहां से छोड़ा तो एक ऐसे गई और फिर यहां से वापस आई, वहीं पहुंच गई जहां से आपने छोड़ी थी। तो ये होता है इसका एक राउंड। एक राउंड का जो समय होता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड इसका कितना होगा? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, जितना आप उसको घुमा रहे 2 पाई अंडर रूट में उस एंगल को लिख लो और अपॉन में उसका अल्फा लिख लो। सॉरी, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया और अपॉन में एक्सेलरेशन, हाँ उसका अल्फा लिख लो, ठीक है। अल्फा, ये अल्फा क्या है? अल्फा है इसका एंगुलर एक्सेलरेशन और थीटा क्या है? इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से इसका टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा थीटा बाई अल्फा। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और अल्फा क्या है? उसका एंगुलर एक्सेलरेशन। बोलो समझ में आया? ये वाला फॉर्मूला मैं लगाऊंगा टाइम पीरियड के लिए, इसे आप बहुत अच्छे से समझेंगे जब आप एसएचएम में पहुंचेंगे। यहाँ फिलहाल आपको हो सकता है अगर आपने एसएचएम अच्छे से ना पढ़ रखा हो तो ये फॉर्मूला, वैसे तो जो 12th के टॉपिक पे आया हुआ है उसमें 11th में ये पढ़ के आया होगा, मैं ऐसा मान रहा हूँ। चलो, तो थीटा एंगल आपने इसको दिया। अब थीटा एंगल देने के बाद ये वापस भागेगा एक्सेलरेशन के साथ। उस एक्सेलरेशन को, अल्फा को बोलेंगे हम एंगुलर एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन अल्फा को बोलेंगे हम बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा? तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है टॉर्क अपॉन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इस पे टॉर्क कितना लग रहा है? देखो टॉर्क कैसे निकालते हैं। इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, इधर एम बी, इधर एम बी। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको बताया था, एम बी साइन थीटा, एम बी
साइन थीटा, ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन ये जो कैपिटल एम है ये, और ये जो एम भी है ये स्मॉल एम है, कभी आप इसमें भी चल जाओ, मतलब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये स्मॉल एम है, स्मॉल एम होती है पोल स्ट्रेंथ, और कैपिटल एम होता है मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट है ये तो कैपिटल एम। चलो ठीक है, इसकी वैल्यू बाद में रखी जा सकती है। तो कुल मिलाकर टॉर्क ये होता है, और अपॉन में आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मैं इस अल्फा को उठा के यहाँ रख दूँ तो 2 पाई अंडर रूट में थीटा की जगह रख दिया यहाँ पे एम बी साइन, सॉरी थीटा की जगह तो थीटा ही रखो, थीटा की जगह तो थीटा ही रखो, अल्फा की जगह ये रख दो एम बी साइन थीटा अपॉन में आई, आई पहुंच जाएगा ऊपर, तो 2 पाई और इसमें आई इंटू में थीटा अपॉन में आई ऊपर पहुंच गया एम बी साइन थीटा। बच्चों अब यहां से एक चीज याद रखो, ये जो ओसिलेशन होते हैं जब हम इसको ऐसे हिलाते हैं, ऐसे यूं नहीं कि बहुत बड़ा एंगल देके हिलाते हैं इसको, इसको थोड़ा सा एंगल देते हैं, मतलब मैग्नेट ऐसे रखी हुई एकदम सीधी, आप उसको थोड़ा सा एंगल दो और छोड़ दो, वो ऐसे 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 करती रहेगी, ठीक है, एसएचएम करती रहेगी ऐसे। तो ये जो एंगल हम उसको देते हैं ये बहुत छोटा होता है एंगल, तो कुल मिला के जो थीटा है वेरी स्मॉल है। अब जब थीटा बहुत छोटा है, छोटे ओसिलेशन हमने इसको दिए हैं, तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू अप्रोक्स थीटा के बराबर होगी। जब थीटा बहुत छोटा है तो थीटा और साइन थीटा बराबर हो जाएंगे, तो साइन थीटा से थीटा काट सकते हो ये जब दोनों बराबर है तो यहां पे फॉर्मूला बन गया आपका t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में आई अपॉन एम बी। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि जब भी हम किसी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे बच्चों, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, उसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा जब भी हम रखेंगे उसको। तो आप इसको डायरेक्टली ये याद कर सकते हो कि इतना होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट याद कर लो आप। चलो अब आ जाओ सवाल पे। तो इन्होंने पूछा था बार मैग्नेट डिस्प्लेस स्लाइटली फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना निकल का आया, मैंने निकाल के दिखाया आपको कि कैसे आया। तो उसके लिए फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट में आई अपॉन में एम बी, ये फॉर्मूला लगा के आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद अगला सवाल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है जब थीटा एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी जाती है बार मैग्नेट? तो उसके लिए फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का U इक्वल्स टू माइनस एम डॉट बी। ये फॉर्मूला होता है, माइनस एम डॉट बी को आप लिख सकते हो एम बी कॉस थीटा, माइनस में माइनस एम बी कॉस थीटा, ये लिख सकते हो आप। फिर इसके बाद पूछा है एंगल बिटवीन यूनिफॉर्म फील्ड एंड बार मैग्नेट इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब जब मैग्नेट, बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी जाती है तो उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम में और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एंगल कितना कितना होता है, किस किस के बीच? फील्ड के और मैग्नेट के बीच। एक चीज अभी मैंने अभी बताया आपको कि जब मैग्नेट स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है, मैग्नेट जैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इधर नॉर्थ इधर साउथ इधर नॉर्थ, तो इसका एम किधर है? इधर है, तो ये एम की डायरेक्शन है और यही बी की डायरेक्शन है। तो बी के और एम के बीच में एंगल कितना दिख रहा है यहाँ? 0 डिग्री। जब 0 डिग्री का एंगल होता है मैग्नेट के और फील्ड के बीच, तो तब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। और जब फील्ड इधर है बी और मैग्नेट अपोजिट डायरेक्शन में रखी, ऐसे रखी है, इधर साउथ इधर नॉर्थ, तो एम होगा इधर, एम होगा इधर। जब एम इधर होगा तो बी इधर है और एम अपोजिट में है एम, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है
तो कौन सा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। कौन सा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। तो याद रखो, मैग्नेट और फील्ड के बीच में अगर 0 डिग्री का एंगल है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और 180 डिग्री का एंगल है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, चलो जी, अब आंसर दे दो। वहां पे पीछे पूछा था उसने, एंगल बिटवीन बार में स्टेबल इक्विलिब्रियम में कितना होता है? 0 डिग्री, और अनस्टेबल में होता है बच्चों 180 डिग्री। ठीक, चलिए बढ़ाते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर से, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो मुझे ये वीडियो तो यहीं ख़त्म करनी पड़ेगी क्योंकि वो वीडियो तैयार है इससे आगे वाली। असल में ऐसा हुआ था कि इसके जो पहले 15 क्वेश्चन हैं उनकी पीडीएफ में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, वो पेज जो है खुल नहीं रहे थे, तो मैंने 15 क्वेश्चन से शुरू कर दिया था, तो वो अगली वीडियो से मिलेगा आपको। आज की वीडियो मतलब ये वाली वीडियो यहीं ख़त्म करते हो, अगली वीडियो से आपको 15 नंबर से नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, आगे के सवाल उसमें है। ठीक है, तो चलो इसको यहीं ख़त्म करते हैं, और बाकी अब आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब काम कर दिया करो यार। थोड़ा सा चैनल को बूस्टअप दो, वो आप ही दे सकते हो, मैं पूरी वीडियो में नहीं कहता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बातें नहीं है, मुझे मेन चीज़ है कि आपको सिखाया जाए। बस हाँ, ये है कि कहना इसलिए पड़ता है कि थोड़ा सा जब चैनल पीछे को जाता है तो थोड़ा सा ये लगता है कि थोड़ा सा इतना तो हो कम से कम कि है नहीं, कुछ लोग मुझे देख रहे हैं, कुछ पढ़ने से उनको फ़ायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो फिर मुझे भी क्या मतलब करने का फ़ायदा है फिर तो। ठीक है ना, तो कुल मिला के आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर थोड़ा सा इसको सपोर्ट कीजिए। ठीक, चलिए बाकी कल मिलते हैं, अगली वीडियो तैयार है, वो भी आपको कल डल जाएगी, ये आज डाल दूंगा मैं। ओके बच्चों।